गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री विचारक पे है। हाँ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से हम सभी अच्छे से परिचित हैं। आप हमारे संविधान विशेषज्ञ हैं, संविधान निर्माता हैं और आपने एक अलग ही लड़ाई लड़ी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर के पास एक महू छावनी है, उसमें 14 अप्रैल 1891 हुआ था। अभी पिछले माह हमने इनका जन्मदिन मनाया। आपके पिताजी का नाम रामजी सटपाल था। कबीर के अनुयायी होने के कारण ये लोग जाति प्रथा को नहीं मानते थे, लेकिन महार जाति होने के कारण इनको बचपन इनका बहुत ही अभाव में, बहुत ही संघर्ष के साथ बीता। हर पल पे हर जगह इनको संघर्ष करना पड़ा। सामाजिक कुरीतियां हमारे यहाँ जाति प्रथा के नाम पे इतनी ज़्यादा फैली हुई थी कि समाज में इनको बहुत अपमानित किया जाता था। पढ़ाई इनको नहीं करने दी जाती थी, इनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, क्लास के बाहर बैठते थे। पर इनके गुरु जो थे उन्होंने इनको बहुत सपोर्ट किया। बोले तुम बेटा बाहर बैठो, मैं गांव से नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं ऊंची आवाज़ में पढ़ाऊंगा और तुम उसको सुन के आत्मसात करना। इस प्रकार से इनका पढ़ाई हुई और गुरु ने ही इनको, चूंकि इनका नाम था भीमा राम जी, तो उसमें उन्होंने भीमराव अंबेडकर नाम दिया। दूसरी चीज़, ये स्कूली शिक्षा पढ़ाई, 17 से स्कूली शिक्षा करी, पढ़ाई करी और धीरे धीरे बीए के बाद बड़ौदा सरकार में इन्हें नौकरी करी, है ना। वहाँ भी इनको हर्जन होने के कारण नौकरी छोड़ना पड़ी, नौकरी नहीं कर पाए। अंततः नौकरी छोड़ के ये महाराजा बड़ौदा ने इनको कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन के लिए भेजा। 1915 में इनकी भारतीय व्यापार विषय पर पीएचडी हुई और धीरे धीरे ये अपनी प्रतिभा को विकसित करते रहे और इसके बाद 1923 में इन्होंने वकालत करना शुरू की। 3 अगस्त 1949 को भारत सरकार के विधि मंत्री बने और इन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया। 14 अक्टूबर 1956 को आपने 5 लाख दलितों के साथ बहुत ज़्यादा अपमानित होने के कारण बौद्ध धर्म में अपने आप को समावेश कर लिया, परिवर्तन कर लिया और 6 दिसंबर 1956 को आपका देहावसान हुआ। आपकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें हैं। द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर शूद्र, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन फॉर द अनटचेबल, एंटीफ्लेशन ऑफ कास्ट, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, थॉट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, गॉस्पेल ऑफ बुद्ध। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। बीए फाइनल ईयर में जो हमको इनके सिद्धांत पढ़ना है वो है सामाजिक न्याय सिद्धांत और समतामूलक समाज 2। अंबेडकर का कहना था मानव में असमानता और सामाजिक आर्थिक विषमता, ये 2 चीज इनको बहुत विचलित करती। बोले ये तो होना ही नहीं चाहिए समाज में। मनुष्य के बीच में असमानता और सामाजिक आर्थिक रूप से विषमताएं समाज की पहचान नहीं है। इससे समाज ये बता रहा है कि आपका समाज नहीं है, ये असामाजिकता है। और ये दोनों चीजें इनको मन में इनके कड़वाहट भर के रखी थी और इसको लेके बहुत परेशान थे। इन्होंने बहुत प्रयास किए, काफी कुछ इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पे, न्याय सिद्धांत के आधार पे लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समाज की सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर नहीं कर पाए। आज जो सामाजिक न्याय शब्द का प्रयोग होता है ये वास्तव में समय के परिप्रेक्ष्य में बदलता रहता है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता रहता है, समाज की बुनियादी मान्यताएं भी बदलती जाती हैं और हम देखते हैं सामाजिक न्याय का स्वरूप भी बदल जाता है। सामाजिक न्याय एक विस्तृत अवधारणा है। आप देखेंगे अलग अलग हर युग में सामाजिक न्याय अलग अलग मापदंडों में चलता है। प्राचीन काल में जो प्रकृति के द्वारा न्याय किया जाता था, वहाँ वैचारिक परिधि नहीं थी। ईश्वर, पैगंबर, ईश्वरी शक्ति जो थी उनका आंख मूंद कर हम पालन करते थे, है ना। फिर आधुनिक समाज जैसे आया सभ्यता के विकास में, तो सामाजिक न्याय की अवधारणा एक औचित्यपूर्ण समाज की कल्पना करती है जिसमें सभी व्यक्तियों के साथ एक समान बर्ताव की बात की जाती है। यहाँ सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता और समानता की प्रत्याभूति प्रदान करने पर बल देता है। ये न्याय कहता है
कि किसी के साथ भी हम जो भी व्यवहार करें वो व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए, पक्षपात रहित होना है, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना है। हम सबके साथ समानता करें, यानी सामाजिक न्याय के जो आधारभूत तत्व अगर हम देखें, अंबेडकर ने जिन सामाजिक आधारभूत तत्व बताए हैं वो है स्वतंत्रता और समानता, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता से तात्पर्य इनका यह था कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति के सामाजिक जीवन में किसी भी प्रकार का अवरोध ना हो, अवरोध की अनुपस्थिति ही स्वतंत्रता है। आज स्वतंत्रता हमारी खत्म हो गई ना, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन किया है, सरकार की भी अपनी मजबूरी, हमारी भी, हमारी स्वतंत्रता खत्म हुई ना, कि आपको एक घरवास में बिताना पड़ रहा है जीवन। ये अवरोध की अनुपस्थिति नहीं है ना, जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा उस दिन अवरोध की अनुपस्थिति खत्म हो जाएगी, वो स्वतंत्रता। समानता यानी भेदभाव की अनुपस्थिति, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो सामाजिक न्याय का जो ढांचा है उसमें स्वतंत्रता और समानता के तत्व निरपेक्ष ना होकर सापेक्ष हो जाते हैं, ये इनकी अवधारणा थी। इसको इन्हें भारतीय समाज में प्रस्थापित करने की बात की। आपकी मान्यता थी, अंबेडकर जी की मान्यता थी कि किसी भी समाज में स्वतंत्रता और समानता ही उसके व्यक्तित्व की गरिमा की स्वीकारोक्ति है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो गरिमा है वो तभी अपलिफ्ट होगी जब वो स्वतंत्र और समान व्यवहार में होगा, क्योंकि जब भाईचारे की भावनाएं समानता और स्वतंत्रता से होती हैं। सामाजिक न्याय में जाति व्यवस्था हमारी स्वतंत्रता का परिसीमन करती है। वो कहते हैं भारतीय समाज स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, राजनीतिक रूप से आपको स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन हमारा समाज अभी भी प्रथम है, क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था जो है, कास्ट सिस्टम जो है, ये हमारी स्वतंत्रता में बाधक है, हमारी स्वतंत्रता का परिसीमन करती है, समानता का निषेध करती है, व्यक्तित्व की गरिमा को गिराती है, ये हमको आगे बढ़ने नहीं देती। व्यापार का प्रतिबंध है, खान पान का प्रतिबंध है, एक दूसरे से टच करने में प्रतिबंध है, भाईचारा की भावना नहीं है इसके कारण। तो ये कहता है कि भारतीय समाज अभी भी जातिगत सोपान पे देखा जाए स्वतंत्र नहीं। तो ये कहता है, यहाँ पे इनका कहना था अम्बेडकर ने कि जाति व्यवस्था और सामाजिक न्याय में मौलिक विरोध है, क्योंकि जाति व्यवस्था दूसरी बात करती है और स्वतंत्रता दूसरी बात करती है, जबकि इसको कहते हैं ये वास्तव में जन्मजात कर दिया है। यहाँ आपने जाति व्यवस्था को जो असमानता है वो जन्मजात कर दी और अपरिवर्तनीय, मतलब किसी परिवार में आपने जन्म ले लिए वही आपकी जीवन पर्यंत जाति होगी, मृत्यु के पश्चात भी आपकी वही जाति अपरिवर्तनीय है, मतलब नॉन चेंजेबल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये कहता है, एक तो ये, दूसरी चीज कहता है कि सामाजिक न्याय की सेकंड स्टेज या दूसरी शर्त क्या है, स्वतंत्रता, फ्रीडम। स्वतंत्रता का तात्पर्य उनका क्या है कि सारे प्रतिबंध समाप्त होना चाहिए। अगर मूलभूत विषयों में व्यक्ति के ऊपर समाज, राज्य या किसी व्यक्ति वर्ग का प्रतिबंध नहीं है तो हम कहेंगे वो व्यक्ति स्वतंत्र है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, लॉकडाउन पीरियड में आज व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, वो कोरोना इन्फेक्ट कोविड-19 को रोकने के लिए एक सामाजिक डिस्टेंस किया गया। इसीलिए आप देखिए कि दो चीजें आई थी, पहले कहा गया था सोशल डिस्टेंसिंग की जाए, लेकिन लोगों ने उसको कहा नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग क्या कर रही थी, आपको बांध रही थी एक उसमें दायरे में, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी आप दूर दूर रहें। तो ये देखिए, स्वतंत्रता जो कहती है कि जब व्यक्ति पे मूलभूत विषयों में व्यक्ति के ऊपर समाज, राज या किसी अन्य व्यक्ति का कोई प्रतिबंध ना हो, वो व्यक्ति स्वतंत्र करता है। अब जाति व्यवस्था को देखिए, जाति व्यवस्था क्या कर रही है, व्यक्ति पे कई प्रकार की प्रतिबंध लगाती है। जाति व्यवस्था के ऊपर प्रतिबंध के कारण व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। हम अपने मन का व्यवसाय नहीं करते। एक व्यक्ति ब्राह्मण घराने में तो वो सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के ही कार्य करेगा जो ब्राह्मण के पठन पाठन अध्ययन अध्यापन, बाकी कार्य नहीं कर सकता, बाकी कार्यों के लिए उसको प्रतिबंध है। एक ग्वाला सिर्फ दूध का काम कर सकता है, दूध का उत्पादन कर सकता है, दूध का विक्रय कर सकता है। एक बढ़ई कारपेंट्री का काम कर सकता है। ये स्वतंत्रता नहीं है ना। वो कहते हैं व्यक्ति के कौशल के आधार पे, व्यक्ति के स्किल के आधार पे व्यक्ति को काम करने की छूट मिले, तब स्वतंत्रता है। तो आप अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय, अपना पेशा का जीविकोपार्जन का साधन नहीं चुन सकता, फिर वो स्वतंत्र कहाँ से हुआ। इसलिए अम्बेडकर कहते थे कि 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्रता नहीं मिली
क्योंकि आपने यहाँ पे सामाजिक न्याय स्थापित नहीं कर पाए, ना यहाँ पे किसी को स्वतंत्रता मिल रही है, ना ही यहाँ पे समानता मिल रही है। ये दोनों चीजें, ये क्या कहता है कि बहुसंख्यक लोग जो हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को इसमें बांध लिया, और बाकी बहुसंख्यक समाज तो इससे पीड़ित है। अल्पसंख्यक समाज जो है, संख्यात्मक दृष्टि से उन्होंने उच्च वर्ग को कहा अल्पसंख्यक, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं, तो वो वर्ग अपने आप को सुविधाएं रखे हुए, सारी चीजें रखे, सारे नियम कायदे रखा है। तो ये कहते थे कि इस प्रकार से वास्तव में सामाजिक न्याय की अवधारणा जो है, दो चीजें उन्होंने महत्वपूर्ण मानी, स्वतंत्रता भी होना चाहिए, समानता भी होना चाहिए। अगर स्वतंत्रता और समानता नहीं है तो यहाँ पे समाज के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था में बिलगाव होगा, भाईचारा की भावना स्थापित ही नहीं हो पाएगी। और जब तक सामाजिक व्यवस्था में स्वतंत्रता और समानता यानी भाईचारे का विकास नहीं होगा, वो सामाजिक व्यवस्था स्थिर नहीं रह सकी। इसलिए ने संविधान के तहत उन्होंने कहा कि दो चीजें हमको रखना पड़ेगी। 1950 में जब संविधान लागू हुआ ना 26 जनवरी को, इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय समाज तब स्वतंत्र हुआ कि उसमें संवैधानिक रूप से व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता की प्रदान की गई, हर व्यक्ति को, और उसका व्यक्ति उपभोग भी कर रहा है। लेकिन सामाजिक मेल मिलाप की जब हम बात करते हैं, सामाजिक मेल मिलाप के रूप में जब हम देखते हैं, तो उच्च जाति का व्यक्ति अपने समकक्ष या अपने उच्च पद पे कार्यरत किसी कर्मचारी के साथ उतना सहज होकर व्यवहार नहीं करता। इसलिए उन्होंने कहा सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में संविधान में जाति और सामाजिक न्याय की स्थापना बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में समाज में सामाजिक न्याय स्थापित करना जाति के कारण बहुत है। जब तक जाति का पूर्णतः उन्मूलन नहीं होगा, जब तक समाज से जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगी, सामाजिक न्याय स्थापित नहीं होगा। बोले हमने बनाया तो है, अनुच्छेद 15 कहता है कतिपय कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है ना। संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को विधि के समक्ष स्वतंत्र मानता है, समान मानता है। लेकिन ये सब प्रावधान बल प्रयोग से, जब बल प्रयोग करके आप इनको कर सकते हैं। अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृश्यता का तो देश में समापन ही कर दिया गया, लेकिन क्या ये सारे समाप्त हुए हैं? आज भी बल प्रयोग हमको करना पड़ रहा है। आए दिन अक्सर सुनने पड़ता है कि छोटी जाति के व्यक्ति को, चूंकि सरपंच है, उसको झंडा नहीं फहराने दिया। ये सारी घटनाएं बता रही हैं कि आज भी समाज में न्याय नहीं है। लोकतंत्र में समानता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, लेकिन जाति व्यवस्था इसका यहाँ पे असमानता पे आधारित है। इसलिए हम देखते हैं कि इन्हें सामाजिक व्यवस्था के लिए अस्तित्व में रहने के लिए उन्हें 3 बातों की वकालत की अम्बेडकर ने। पहला, सहायक वैचार की, सपोर्टिंग आइडियोलॉजी, सहायक विभाग, सपोर्टिंग नॉर्म्स एंड डिपार्टमेंट, सानुकूल भौतिक दशाएं, सिमिलर फिजिकल कंडीशन। ये 3 चीजें कहते हैं। अगर ये तीनों चीजें बदल जाती हैं तो कोई भी व्यवस्था नहीं रहेगी। बोलते भारतीय समाज में अगर ये 3 चीजें किसी भी समाज से अगर आप अलग कर दें, सहायक विचार की, सहायक विभाग और सानुकूल भौतिक दशाएं, ये 3 चीज अलग कर दें तो व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। और भारतीय जाति व्यवस्था में यही चीज है अम्बेडकर ने कहा कि आज तक हम इन 3 चीजों को नहीं बदल पाए। जिस दिन आप इन चीजों को बदलें, क्योंकि हमारे यहाँ की आदिकाल से चली आ रही एक विचार की है ना, एक आइडियोलॉजी है जो जाति व्यवस्था को सपोर्ट कर रही है। आप कितना भी करें, लेकिन आइडियोलॉजी हमारे यहाँ की नहीं बदल रही है। हमारे यहाँ के सहायक विभाग, सपोर्टिंग नॉर्म्स जो हैं वो नहीं बदल रहे हैं। हम भौतिक दशाएं वैसी नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण जाति व्यवस्था आज भी है। और जाति व्यवस्था जब तक है तब तक समाज में किसी भी प्रकार के सामाजिक न्याय की अवधारणा स्थापित हो ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने कहा था भारतीय सामाजिक संरचना का ने कई किताबों में, कास्ट इन इंडिया, हु आर द शूद्र, अनटचेबल्स, इन सब में उन्होंने कहा कि ये न्यायपूर्ण नियम जो हैं इनको संहिताबद्ध करके हमने एक न्यायपूर्ण समाज की मार्ग तो स्थापित किया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। उसीलिए आप देखिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदू कोड बिल की रचना की थी, जिसके तहत उन्होंने मांग की थी कि समाज में ये नियम होना चाहिए। और इनसे स्पष्ट होता है कि भारतवर्ष एक सशक्त राष्ट्र तब तक नहीं बन सकता जब तक यहाँ सामाजिक न्याय स्थापित ना हो। हिंदू समाज का बुनियादी सिद्धांत समानता नहीं असमानता पर है। ये असमानता से इनका तात्पर्य है कि यहाँ पे हर व्यक्ति को अपने विचारों की स्वतंत्रता हो, वैधानिक स्वतंत्रता हो और सबके सब एक समानता के साथ हो। दूसरी चीज ये कहते हैं स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ हर वर्ग को, हर व्यक्ति को निर्धारित व्यवसाय नहीं अपना सकता ना, इसलिए उसको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए अंबेडकर का कहना था कि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, संगठित नहीं होगा
और संघर्ष नहीं करे। उन्हें 3 चीज की बात करी है। आपको अगर समानता चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए, सामाजिक न्याय के लिए आपको शिक्षित होना होगा, संगठित होना पड़ेगा। शिक्षित यानी एजुकेट होना होगा, संगठित यानी यूनाइटेड होना होगा, और संघर्ष करना पड़ेगा यानी कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा। अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये नारा अंबेडकर का महत्वपूर्ण नारा था, जिसके आधार पर उन्होंने समाज के सबसे कमजोरी आधार पर जो कमजोर वर्ग है उनको सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया था। तो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का चिंतन और न्यायपूर्ण समाज की रचना ही अंबेडकर के समस्त प्रयासों का सार्थक है, जाति व्यवस्था का उन्मूलन। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे अंबेडकर के समता मूलक समाज की अवधारणा।